9 सालों में, सितंबर 2016 से शुरू हुआ सफ़र, आज 9 सालों में 200 से ज़्यादा बच्चों को हर दिन शिक्षित किया जा रहा है। तिरंगा पार्क एक स्थान है और वहीं पे खुले आसमान के नीचे 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। गुरु गोविंद देव खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। अर्थात इसमें कबीर कह रहे हैं कि अगर गुरु और गोविंद यानी ईश्वर अगर खड़े हैं और हमें अगर प्रणाम करना है तो पहले हम भगवान को नहीं, पहले हम गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमें ईश्वर के बारे में बताने के लिए, वो शिक्षा देने के लिए गुरु ही हमें भगवान से मिलाता है। तो सोचिए भारत में गुरु को किस तरीके से सम्मान दिया जाता है कि भगवान से भी ऊपर कहा जाता है कि गुरु हैं। इस दोहे में कबीर यही कह रहे हैं। 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है और जो शिक्षक अपने निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए जो प्रेम रखते हैं, जो उन्हें पढ़ाते हैं, जो उन्हें सीख देते हैं, तो उसी के उसमें वो दिन 5 सितंबर जो है वो समर्पित किया गया है गुरु के लिए। इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे गुरु हैं जो निस्वार्थ भाव से सालों से ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जो भिक्षा ले रहे थे। उनका कहना है कि अब मैं भिक्षा नहीं लेने दूंगा और शिक्षा दूंगा। जी हाँ, हमारे साथ अभिषेक शुक्ला जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक, हम देखते हैं आप अक्सर, हम वहाँ से गुज़रते, उस रास्तों से भी गुज़रते हैं जहाँ पे आप पार्क में, खुले पार्क में बच्चों को पढ़ाते रहते हैं और वो कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे हैं जो भिक्षा मांगते थे, आप उनको पकड़ पकड़ के लाते थे, उनको पढ़ाते थे। हम चाहेंगे कि एक शिक्षक दिवस का मौका भी है और हमारे देश में शिक्षकों को कहाँ पर, कितना ऊपर उनको रखा गया है, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ वो स्टोरी अपनी शेयर करें। जी देखिए, ये जो बात की जाए कि शिक्षक के भूमिका की, तो हम लोग पिछले 9 सालों से प्रयागराज में अलोपी बाग स्थान है, यहाँ पे ऐसे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं जो शिक्षा से कोसों दूर हैं, जो भिक्षावृत्ति और नशावृत्ति में पूरी तरीके से लिप्त हैं, उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। 9 साल पहले एक छोटी सी बच्ची को भीख मांगते हुए देखा था और उसके बाद उसकी बस्ती में गया तो देखा कि सैकड़ों ऐसी बच्चियां थीं जो कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति और नशावृत्ति में इन्वॉल्व थी। वो अपनी बस्तियों से तभी निकलती थी जब दूसरों के घर में काम करना होता था या भिक्षा मांगना होता। वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। 5 बच्चों से वहाँ से शुरू हुआ कि चलो UPSC की तैयारी कर रहा था मैं उस समय, क्यों ना इन बच्चों के साथ में 1 घंटे बिताया जाए, 1 घंटे इनको शिक्षित किया जाए, क्योंकि वो कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि हमारा देश जो आज़ादी के लगभग 75 साल से ज़्यादा पूरे हो गए, लेकिन आज़ाद भारत में जब एक बच्चा भीख मांगता है तो वो एक अभिशाप होता है। तो वही सोच के साथ में कि हाँ, समाज के लिए ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। हमने नाम दिया शुरुआत का, और आपको बताता हूँ कि आज 9 सालों में, सितंबर 2016 से शुरू हुआ सफ़र, आज 9 सालों में 200 से ज़्यादा बच्चों को हर दिन शिक्षित किया जा रहा है। तिरंगा पार्क एक स्थान है और वहीं पे खुले आसमान के नीचे 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। साथ ही साथ में वहीं के पढ़े हुए बच्चे, आज 2 बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। एक बच्चे ने अभी हाल फिलहाल में अपना मास्टर कंप्लीट किया है माइक्रोबायोलॉजी से। बच्चियां, हम पढ़ाई के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में हमारा बहुत ध्यान, क्योंकि ये जिस बैकग्राउंड से आते हैं ये फिजिकली बहुत मजबूत होते हैं, चुनौतियों में इनको ढलने की आदत होती है। तो वहाँ से हमने बच्चियों को स्पोर्ट्स में भेजा और आज बच्चियाँ पूरी यूपी से एक बच्ची खेलो इंडिया में सेलेक्ट होती है, वो हमारे यहाँ की नंदिनी होती हैं। पिछले खेलो इंडिया में 2 बच्चियाँ पूरे यूपी से कयाकिंग में सेलेक्ट होती हैं, वो हमारे यहाँ की बच्चियाँ। यहाँ के बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में 85% से लेकर 90% ले आते हैं और स्टोरी चलती है कि कोई उठाता है कूड़ा, कोई बच्चा लगा रहा है फेरी। ऐसे बच्चे जिन्होंने सोचा भी नहीं था हम स्कूल जाएंगे, उन बच्चों को हम लोग, हमारी टीम जो स्टूडेंट की टीम है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलग अलग विश्वविद्यालय जो बीटेक कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में कभी वो IAS ऑफिसर बनेंगे, वो ज़मीन से जुड़ करके वो उन्होंने एजेंडा अपना चलाया है कि नहीं, हम किसी भी बच्चे को भीख नहीं मांगने देंगे। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारी, वो है औपचारिकता नहीं।
बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता अच्छा, है। हम थोड़ा सा अभी अभिषेक पीछे जाना चाहेंगे, ठीक है। जब आपने बच्ची को देखा और आपको ये ख्याल आया कि ये क्या हो रहा है और मुझे अब पढ़ाना है, तो कितना मुश्किल था, क्योंकि इन बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस करना भी मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होता है। एक तो ये सोच होती है कि लड़कियां हैं तो हम इनको बाहर जाने नहीं देंगे, पढ़ने नहीं देंगे और काम करवाएंगे, और दूसरा मोड ऑफ इनकम, अगर बच्चे पढ़ने जाएंगे तो वो जो इनकम जो भी वो थोड़ा बहुत कर ले आ रहे हैं घर में, वो बंद हो जाएगी। तो पेरेंट्स को क्या कन्विंस करना, उनके माता पिता को कन्विंस करना क्या मुश्किल था या आसान था? 9 साल में मैं कहूँ कि अगर मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल सफ़र था, मुश्किल काम था, तो पेरेंट्स को करना था। बच्चे तो चाहते थे, कुछ बच्चों के साथ में था कि नहीं ठीक है, हम भीख मांगने में, उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, 200 रुपये मिल रहे हैं, वो शाम को नशे कर रहे हैं। माँ बाप को जब मैंने कन्विंस उनको बोला कि नहीं मैं पढ़ाऊँगा, पहला तो ये था कि बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे झूठा आश्वासन देते हैं, आप भी चले जाओ। अच्छा, मैंने कहा नहीं मैं सीरियसली पढ़ाना चाहता हूँ। क्या नहीं, आप अगर पढ़ाओगे तो हमारी बच्ची काम कैसे करने जाएगी, तो घर में खाने कैसे बनेंगे, ये बच्ची भीख नहीं मांगेगी तो हमारे यहाँ का कैसे होगा। और उसमें सबसे ज़्यादा उनके फादर ने विरोध किया कि ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है उनकी फैमिली का, कि वो लेके आएंगे तो फिर उससे वो ड्रिंक करेंगे। तो वो एक ऐसी चीज़ें थी कि मुझे कन्विंस करने में बहुत मुश्किल आई, और शुरू के दिन में उन्होंने गालियाँ भी दी, कुछ जगहों पे हमें धक्के मार के भी निकाले गए कि नहीं ये नहीं करना है। और सबसे बड़ी वो चुनौती तो बस्ती के अंदर थी। दूसरी चुनौती मुझे खुद से थी कि हाँ, खुद मैं एक स्टूडेंट था, मेरे परिवार का भी था कि मैं आगे चल के यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं। व्यक्तिगत चुनौतियां अलग थी, फाइनेंशियल चुनौतियां, और सामाजिक चुनौती जो सबसे बड़ी, हर इंसान चाहता तो है कि देश में बदलाव हो, भगत सिंह तो बने लेकिन वो दूसरों के घर में बने। कोई ये नहीं देख सकता कि लीग से हट के आप कैसे काम। तो लोगों ने, किसी ने मुझे पागल बनाया कि अरे नहीं पागल है, कुछ नहीं कर रहा है तो चलो यही कर लिया। इसलिए बस्तियों में जाता है क्योंकि वहाँ लड़कियाँ होती हैं, उनको कन्विंस आसानी से किया जा सकता है। इसलिए ये जो चुनौती कह सकते हैं बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे उन चुनौतियों का सामना किया, लोगों को कन्विंस किया, और हमारे साथ हमारी टीम और बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया, और आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए, क्योंकि हम बता रहे थे कि अभिषेक जो हैं वो पार्क में पढ़ाते हैं, अभी भी तिरंगा पार्क में पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे जो हम क्वालिटी एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे स्मार्ट क्लास के भी ज़रिए जो है वो बच्चों को पढ़ाते। तो अभिषेक ये बताइए कि इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करना, स्मार्ट क्लासेस करना, बच्चों को एक इस टाइप का इन्वायरमेंट, क्लासरूम इन्वायरमेंट भी देना, वो कितना ज़्यादा बड़ी चुनौती थी आपके लिए? देखिए, पहले दिन से मैंने एक चीज़ तो सोच रखी थी कि कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। ये बच्चे, इन बच्चों को कनेक्ट तभी किया जा सकता है जब आप इनको क्वालिटी एजुकेशन देंगे। क्वालिटी का मतलब इनको मज़ा आना चाहिए। जब एक बच्चे को 200 रुपये डेली मिलता है तो वो क्यों पढ़ने जाएगा, उसके माँ बाप भी पढ़े नहीं हैं। तो वो एक चुनौती थी। तो हमने क्या किया कि बच्चों को कलेक्ट करना शुरू किया, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया। फिर जैसे जैसे हमारे साथ लोग जुड़ते गए, हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, कोई आप टाइम दीजिए, बच्चों को पढ़ा। किसी ने स्टेशनरी से सहयोग किया, किसी ने। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, हमने प्रयागराज का एक पहला स्कूल ओपन किया जहाँ पे 1 रुपए में, शुरुआत प्ले स्कूल है, जो 1 रुपए में ऐसे बच्चों को, जिनमें 99% ऐसे बच्चे हैं जिनकी पहली जनरेशन एजुकेट हो रही है। एक बार मैं रोकना चाहूँगी और एक बार फिर से इस बात पे मैं जोर देना चाहूँगी कि जो यहाँ पे जो इन्होंने शुरुआत की है, इनके स्कूल का नाम भी शुरुआत है, और वहाँ पे जो एजुकेशन शुरू हुआ जो प्ले ग्रुप का, वो 1 रुपए में, पर डे 1 रुपए। हाँ, तो 1 रुपए की फीस इसलिए भी ली जाती, हम उनको निःशुल्क पढ़ा सकते थे, जैसे हम पार्क में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी उनके प्रति जवाबदेही हो। उनके माता पिता आएँ, उनको पीटीएम में हम शामिल करें, उनकी प्रोग्रेस को बता सकें, क्योंकि फ्री के नाम पे उनको लगेगा कि हमारा बच्चा जैसे सरकारी स्कूल में जा रहा है वैसे यहाँ पे। तो प्ले स्कूल, आपने देखा कि प्ले स्कूल में हर सुविधाएं हैं जो एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में है। इसके साथ में हमने बच्चों के लिए साइंस लैब यहाँ पे तैयार किया है, बच्चों को स्मार्ट क्लास की सुविधाएं दी जा रही, और ये सब कुछ जो पूरी तरह से कार्य किया जा रहा है सिर्फ लोगों के सहयोग से। पहले प्रयागराज के लोगों ने, इलाहाबाद के लोगों ने, हमने सोशल मीडिया पे मदद मांगी, देश के अलग अलग लोगों ने, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 2000, इस तरह से ये कार्य पूरा हो रहा है। हम रेंट की बिल्डिंग में ये स्कूल चलाते हैं, और ये प्रयागराज का एक यूनिक स्कूल है जहाँ पे एक
छत के नीचे बच्चों को 1 रुपए में शिक्षा भी मिलती है। तो बड़े बच्चों को 5वीं क्लास में आते हैं तो बच्चों उनको स्मार्ट क्लास, साइंस लैब और उनको स्किल डेवलपमेंट में, चाहे वो कथक की बात हो या बच्चों को वर्कशॉप कराई जाती है कैसे फिल्म मेकिंग की जाए। तो हम मोबाइल फिल्म मेकिंग वर्कशॉप भी हम करवाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी हम चाहते हैं कि इनको स्किल डेवलपमेंट पे काम करके, और सबसे बड़ी चीज़ हमारा ये है कि इन बच्चों को भिक्षावृत्ति से निकाल करके एक अच्छा इंसान बनाना है, जिससे इनकी अगली पीढ़ी, हमारी जो मेन हमारा अप्रोच है इनकी अगली पीढ़ी पे, अगर हम इस पीढ़ी को अच्छा कर लेंगे तो अगली पीढ़ी का कोई भी बच्चा भीख नहीं मांगेगा। और जो हमारे देश के जिनका शिक्षक दिवस पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात किया जाए, डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात किया जाए, तो उनका एक ही सपना था कि भारत देश का, हमारे देश का, आज़ाद भारत का कोई बच्चा भीख ना मांगे, हमारे देश का कोई बच्चा नशा का शिकार ना। तो उनके सपनों को साकार करने का काम हमारी टीम और हम लोग 9 वर्षों से कर रहे हैं। अच्छा अभिषेक, ये बताइए कि अपनी पढ़ाई को छोड़ना और फिर इसमें एंटर करना, तो ये भी कितना ज़्यादा चुनौती था आपके लिए? जैसे कि आपने परिवार की बात करी, तो परिवार वाले नहीं रेडी थे, अब किस तरीके का रिएक्शन परिवार से आता है? तो ये दोनों बात हम जानना चाहेंगे। देखिए, शुरुआती दिनों में जब मैंने इस काम को शुरू किया, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ जिसमें मेरे भाई इंजीनियरिंग में हैं, एक बड़े भाई हैं, पिताजी हमारे लोको से पायलट रिटायर्ड हो चुके हैं। तो मध्यम वर्गीय परिवार जहाँ से हर कोई चाहता है कि एक अपनी जॉब हो, सरकारी जॉब हो या प्राइवेट, या अपने जीवन को ढर्रे को जिया जाए, अपने परिवार को जब मैंने ये कार्य शुरू किया तो शुरुआती दिनों में बहुत विरोध हुआ। बस हमारे परिवार में एक इंसान ने हमें बहुत सहयोग किया, मुझसे जस्ट बड़े विकास भैया हैं, उन्होंने मुझे सहयोग किया कि नहीं, उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है कि ये सर्टेन टाइम के लिए कुछ काम कर रहा है। तो वहाँ पे परिवार की तरफ से एक ऐसा भी दौरान आया कि जब उनको ये लगने लगा कि बस्तियों में इसको साथ में इस तरह से हो रहा है, ये अपने कैरियर को छोड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, या तो तुम परिवार में घर में रहो या तो अपनी मतलब ये सारी चीज़ें छोड़ दो। और दूसरी लिए मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि खुद का कैरियर वो करना। एक समय ऐसा भी आया कि मुझे लगने लगा कि नहीं, अगर मैं 7 से 8 घंटे इन बच्चों को दूंगा और इसके साथ अपनी पढ़ाई करूंगा तो वो मुश्किल होगा। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा कि अपनी पढ़ाई करूं कि इन बच्चों को पढ़ाना। लेकिन मुझे लगता है कि आज वो साकार हो रहा है। मैं यूपीएससी भले नहीं दे पाया, लेकिन मुझे पता है कि मैं आने वाले समय में, हमारे यहाँ पे बच्चे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, खेल में जा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे अच्छे इंसान बन रहे हैं। अच्छा, जब अभिषेक ऐसे बच्चे जो आपने बताया, क्योंकि अभिषेक के पास से बच्चे जो हैं वो खेलो इंडिया में गए, कुछ बच्चे बीटेक कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जब बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके आते हैं तो उनका किस तरीके का भाव रहता है? क्या इमोशनल रहते हैं, उनके आंखों में आंसू रहता है? क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं सोचा, उनके माँ बाप ने नहीं सोचा, आपने उनके लिए सोचा और उनको यहाँ पे ला के खड़ा किया। देखिए, जो आपने ये सवाल, मेरे लिए भी ये बहुत इमोशनल भरा पहलू है, और जब भी ऐसा हुआ है तो मुझे ये लगता है कि जितना मुझे कभी अपने परिवार में किसी या मुझे अपना रिजल्ट आया होगा उतनी खुशी नहीं होगी जब हमारे किसी बच्चे का बीटेक में सिलेक्शन हुआ, या हमारे बच्चे ने जब 85% अंक बोर्ड एग्ज़ाम में ले आते हैं, तो वो खुशी जो थी वो लगती है कि आपने जो एक मेहनत की, जो आपने एक बदलाव किया, जो आपको लग रहा था ये सपने जैसा है। जब लोग आपको ताने देते थे कि ये कुछ इसलिए नहीं कर रहा है, मतलब ये इस काम को इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहा था, या आपको फेलियर, रिजेक्शन हर जहाँ मिला हो, जब ये महसूस होता है, ये रिजल्ट आते हैं, या हमारी एक बच्ची जो खेलो इंडिया से अभी आई है, तो हमने उसका भव्य स्वागत किया। वो फाइनल तक वहाँ पे पहुँचना उस बच्ची के लिए जिस बस्ती ने कभी बस्ती से बाहर कदम ना रखा हो, वो पूरे यूपी, 25 करोड़ का यूपी है, उस इकलौती एक बच्ची रहती है जो यूपी को रिप्रेजेंट करके आती है कैकिंग में, तो वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा इमोशनल होता है। और ये लगता है कि ये हमारी उपलब्धि है, ये उस बच्ची के साथ में, और साथ में उन बच्चों के लिए शायद उन्होंने जो एक कभी नहीं सोचा था कि हम कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने शायद उनको पूरी दुनिया मिल गया, सारा जहां मिल गया। और अब ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बात बता, वो अब उनके अंदर ये टेंडेंसी नहीं है कि मुझे यहाँ पे रुकना है, वो इसके आगे का भी सोचते हैं। अब हर बच्ची अगर वो खेलो इंडिया में लेके आई है तो उसका है कि मुझे नेशनल लेवल पे या ओलंपिक में भी जाके करना है। बच्चों ने
बीटेक किया है तो उनके आगे का भी एक उनको एमटेक भी करना है। तो ये सारा बदलाव जो हम पूरी तरीके से सिर्फ किताबी बदलाव पे नहीं, और मेरा मानना है कि एक गुरु होता है, एक शिक्षक जो होता है, वो सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं देता, वो व्यक्तित्व पे बदलने का काम करता है। और पहले के समय में जो गुरु थे या आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यक्तित्व बदलने का काम करते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन का काम करते हैं। हम चाणक्य की बात करें तो चाणक्य ने एक सामाजिक परिवर्तन किया। तो बस वही प्रयास लोगों के सहयोग से, अपनी टीम के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। यकीनन अभिषेक, आपने बहुतों की ज़िंदगियां आपने बदली हैं अपनी मेहनत से। और हम कहते हैं कि हम बात करते हैं कि अच्छा होना चाहिए, पर उस अच्छे की शुरुआत हम सोचते हैं कि कोई और करे, पर अभिषेक ने वो अच्छे की शुरुआत जो है खुद से करी। एक सवाल और लेना चाहूँगी कि किस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले सालों में आप कैसा भारत देख रहे हैं, और किस तरीके से जो अभी बच्चे छोटे छोटे हैं उनको कहाँ तक देखना चाहते हैं? देखिए, मैं भारत की बात करूं तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं अपने भारत में, और खासकर उसमें गुरुओं की भूमिका। आज के समय में हर टीचर्स की सबसे, जिस दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ में ज़मीनी स्तर पे बहुत सारी समस्याएं भी हैं। बहुत से करोड़ों की संख्या में बच्चे भीख मांग रहे हैं। तो मैं चाहता हूं, मैं अपने भारत को ऐसा देखना चाहता हूं कि जिसमें भगत सिंह का जो सपना रहा, आज़ाद जी का सपना रहा, भारत का कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत सारे लोग अलग अलग दिशा में इस पे काम करेंगे, और एक दिन ऐसे ही होगा, एक सुबह ऐसी होगी कि भारत का हर बच्चा अच्छा इंसान बनेगा, अच्छी शिक्षा लेगा, क्वालिटी एजुकेशन लेगा और देश के निर्माण में पूरा सहयोग करेगा। यकीनन देखिए, जहाँ पे हम बात करते हैं आजकल की कोचिंग्स की, आजकल के स्कूल की, जहाँ पर इतनी महंगी फ़ीस है, वहाँ पे वही प्रयागराज के अभिषेक हैं जो निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको बेहतर इंसान बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और बन के वो बच्चे निकल भी रहे हैं। तो देखिए, हम कहते हैं ना कि कुछ कर दिखाने का जज्बा जब होता है तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं ज़िंदगी में। और इसी तरीके से एक शपथ ली थी अभिषेक ने भी कि उनको जो ये बच्चे हैं जो भिक्षा मांगते हैं उनको शिक्षा देनी है, और यकीनन उन्होंने अपने इस ख्वाब को, अपने सपने को वो पूरा करते नज़र आ रहे हैं। लगातार ऐसे बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं जो छोटे छोटे गलियों में हैं, जिनके माँ बाप, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, उनको लेके आते हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। और हम अभिषेक यही कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह पढ़ाते रहें, और प्रयागराज में नहीं, पूरे भारत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा अभिषेक ज़रूर निकले जो इस तरीके का कदम उठाए और बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनुम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।